तो मेरे प्यारे बच्चों, आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं बी आर अम्बेडकर जी के कोट के साथ। बी आर अम्बेडकर जी कहते हैं द सैंक्टिटी ऑफ द बैलेट मस्ट बी प्रिजर्व एज द फाउंडेशन ऑफ डेमोक्रेसी। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, ये जो कोट है बी आर अम्बेडकर जी का, यहाँ पे बी आर अम्बेडकर जी ने सैंक्टिटी ऑफ द बैलेट वर्ड का यूज किया है, जिसका सिंपल मतलब है प्योरिटी ऑफ आवर वोटिंग प्रोसेस। जो हमारी वोटिंग प्रोसेस है उसके अंदर जो फ्री एंड फेयरनेस होती है, फ्री एंड फेयर जो वोटिंग होती है, जो आपने देखा भी होगा, कभी पॉलिटी पढ़ी होगी तो वहाँ पे लिखा होता है फ्री एंड फेयर वोटिंग। तो ये जो फ्री एंड फेयर वोटिंग है, यही वोटिंग प्रोसेस की प्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। और इस फ्री एंड फेयरनेस की वजह से ही जो हमारी डेमोक्रेसी है वो डेमोक्रेसी है। तो कहीं ना कहीं ये जो बैलेट प्रोसेस है, ये जो हमारा वोटिंग प्रोसेस है, यही मेन फाउंडेशनल एस्पेक्ट है हमारी डेमोक्रेसी का। ये हमारे बी आर अम्बेडकर जी बोलना चाहते हैं। आई होप आपको इस कोट का मतलब अच्छे से समझ आ गया होगा। और आपको पता है कि आजकल जो हमारे इंडिया में चल रहा है कि हमारी जो वोटिंग प्रोसेस है उस पर ही जो है क्वेश्चन मार्क उठा दिए जाते हैं। और हमने देखा था कि जो वोटिंग प्रोसेस होता है, या फिर जो आप कह लीजिए एपिक नंबर होता है, जो हमारा वोटर आई कार्ड होता है, इसके अंदर जो यूनिक नंबर हमें दिया जाता है, वही वेस्ट बंगाल वाला केस था जो न्यूज़पेपर के अंदर आया था, वहाँ पे रिपीट हुआ था। तो ये एडिटोरियल जो हम आज डेली डिस्कस करेंगे, कहीं ना कहीं यहाँ पे जो है राइटर वोटिंग लिस्ट और जो हमारा आधार लिंकेज है, इसके बीच में कनेक्शन इस्टेब्लिश करना चाहते हैं। तो इसको थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, क्योंकि डेमोक्रेसी जो एक टॉपिक है, हमारे यूपीएससी सीएपीएफ के लिए इंपॉर्टेंट है। तो सीएपीएफ के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको डिस्कस करेंगे। और अपनी, जैसे हमारा आपको टारगेट पता ही है, हमारा टारगेट क्या है, अपनी जो नॉलेज है, अपना जो नॉलेज पूल है, उसमें एक डायमेंशन और ऐड करेंगे। धीरे धीरे जैसे जैसे डायमेंशन ऐड होती जाएगी, हमारा एग्जाम और ज़्यादा इजी होता जाएगा। तो अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। देखो, ये जो पूरा ये जो हमारा डेली डिस्पैच डिस्कशन है, ये वाला, इस पर्टिकुलर मैं इस आर्टिकल की बात कर रहा हूँ, इस एडिटोरियल की बात कर रहा हूँ। इसका जो मेन फोकस है वो क्या, कि हमारा जो वोट होता है, हमारा जो वोटर आई कार्ड होता है, या कह लीजिए एपिक कार्ड होता है, इसको लिंक करना किसके साथ, हमारे आधार के साथ लिंक करना इस एडिटोरियल का मोटिव है। तो यहाँ पे जो है कहीं ना कहीं इसको सपोर्टिंग आर्ग्यूमेंट प्रोवाइड किए जा रहे हैं, इस लिंकिंग को थोड़ा बहुत यहाँ से इशू जो है वो डिस्कस किया गया है। तो ये एक डायमेंशन हमारे जो है डेमोक्रेसी के अंदर, या फिर कभी आ जाता है आर्ग्यूमेंट के लिए, तो वहाँ पे यहाँ पे एक डायमेंशन और ऐड हो जाएगी। तो चलो डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले तो हमें समझना पड़ेगा ये आईडी क्या होती है। कभी कभी आईडी का यूज़ करती है गवर्नमेंट, कभी कभी यूज़ करती है यूनिक आईडी का। तो देखो, आईडी होती है वो पर्टिकुलर चीज़ जिसको हम एक स्पेसिफिक टास्क के लिए यूज़ कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे दे रखा है वोटर आई कार्ड। आप स्पेसिफिक टास्क कौन सा है वोटर आई कार्ड का, हमारा वोटर आई कार्ड हम वोट के लिए यूज़ करते हैं। वैसे ही ड्राइविंग लाइसेंस हम यूज़ करते हैं किसके लिए, ड्राइव के लिए। मेडिकल लाइसेंस हम क्या यूज़ करते हैं, जैसे कि आप जब एंटर हो जाएंगे सर्विसेज के अंदर, तो आपका जो है CHSS कार्ड बनेगा, तो वो जो मेडिकल कार्ड है किसके लिए यूज़ करते हैं, मेडिकल उसके लिए, सर्विसेज के लिए। तो लेकिन यूनिक आईडी क्या होती है, देखो जो हमारी यूनिक आईडी होती है वो किसी भी चीज़ से अटैच नहीं होती, और वो जस्ट हमें हमारी आइडेंटिटी प्रूफ करने के लिए सफिशिएंट होती है। जैसे एग्जांपल ले सकते हैं आप आधार। देखो, आधार का यूज़ जो है आप किसी पर्टिकुलर टास्क के लिए नहीं किया गया है। आधार आप कह सकते हैं एक तरह से यूनिक आईडी है, जिसको किसी टास्क स्पेसिफिक या किसी एक इम्पॉर्टेंट कार्य के लिए, एक स्पेसिफिक कार्य के लिए नहीं बनाया गया है। तो ये आधार जो हुई, ये हमारी क्या हुई, यूनिक आईडी हुई। तो आपको ये डिफरेंस तो मेरे प्यारे बच्चों समझ आ गया होगा, आईडी में और एक यूनिक आईडी, यूआईडी में डिफरेंस क्या होता है। यूनिक आईडी जो होती है वो टास्क स्पेसिफिक नहीं होती। हमारी जो आईडी होती है, जैसे हमारा ड्राइविंग लाइसेंस, ड्राइव टास्क स्पेसिफिक होता है। ये मेजर जो डिफरेंस है ये यहाँ पे बताया गया है। तो मेन पॉइंट यही है कि हमारी जो गवर्नमेंट है वो कहीं ना कहीं जो है इन आईडी और ये जो यूनिक आईडी है इसमें डिफरेंशिएट कर नहीं पाती, और जो आईडी है उसको ही यूनिक आईडी के नाम से रिकॉल करती रहती है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे बताएगा। और इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से प्रॉब्लम जनरेट होती है। देखते हैं क्या प्रॉब्लम जनरेट होती है। देखो, अभी जो हमारा वोटर आईडी सिस्टम है उसके अंदर का थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस कर रखा है कि हमारे जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उसने वोटर आई कार्ड को बोला था 2008 में, ये क्या है, हमारी यूनिक आईडी है। अब यूनिक आईडी है तो मतलब वो यूनिक है, किसी स्पेसिफिक टास्क से जुड़ी हुई नहीं है। लेकिन फिर 2025 के अंदर, मतलब इसी साल में, अब जब प्रॉब्लम आने लगी, हमने देखा ना कि वेस्ट बंगाल के अंदर न्यूज़पेपर में आया था कि वेस्ट बंगाल के अंदर जो था कि यूनिक आईडी, जो हमारा वोटर आई कार्ड है, एपिक कार्ड की मैं बात कर रहा हूँ, वोटर आई कार्ड, इसके जो सीरियल नंबर थे वो रिपीट होने लग गए। महाराष्ट्र में केस आया था। महाराष्ट्र में केस हमने ये एडिटोरियल अपने डेली डिस्पैच डिस्कशन में भी डिस्कस करा था
कि महाराष्ट्र का जो केस था, महाराष्ट्र में क्या हुआ था कि महाराष्ट्र में आप मान लीजिए 8 मंथ के अंदर ये दा हिंदू के अंदर ही आया था, जो 40 लाख, वो तो यहाँ पे भी बता रखा है 40 लाख जो वोटर हैं वो ऐड हो गए थे। और पिछले साल में पिछले 5 साल के अंदर टोटल जो ऐड हुए थे वो 32 लाख हुए थे। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि 8 महीने के अंदर इतनी ज़्यादा जो पॉपुलेशन है कैसे बढ़ सकती है। ठीक है, तो ये यहाँ पे ये प्रॉब्लम हमारी आई थी। तो हमने देखा कि 2008 के अंदर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बोला कि जो हमारा आधार, ये हमारा जो यूनिक आईडी है, ये हमारा जो वोटर आई कार्ड है, ये क्या है, हमारी यूनिक आईडी है। लेकिन 2025 में जब ये सारी प्रॉब्लम आने लगी तो हमारे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बोला कि इस आईडी को जो है हम लिंक कर देते हैं किसके साथ, आधार के साथ। तो अगर लिंक करने की बात हुई है तो कहीं ना कहीं ये तो एकदम साफ होता है क्या कि जो हमारी वोटर आई कार्ड है ये यूनिक आईडी नहीं है। इसीलिए जो है हमारे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अब इस चीज़ की बात कर रहे हैं कि इसको लिंक कर देते हैं। तो मतलब कि अब एडिटोरियल में यहाँ पे बताया गया कि मतलब 17 साल तक जो है हमारे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है ये यूनिक आईडी बोल के अपने वोटर आई कार्ड को ये कहीं ना कहीं मिसलीड कर रहे थे पीपल को, ये यहाँ पे बताया गया, या अंडरस्टूड कर रहे थे, उनको खुद ही नहीं समझ आ रहा था कि जो यूनिक आईडी क्या होती है या फिर ये आईडी क्या होती है, जैसे हमने फर्स्ट अपने पैराग्राफ में भी डिस्कस किया था। तो ये तो खैर मुद्दा नहीं है, मुद्दा मेन ये है जो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि महाराष्ट्र का केस। देखो महाराष्ट्र में क्या हुआ था, जैसे मैंने अभी आपको बताया, द हिंदू के अंदर न्यूज़पेपर में भी आया था, जो हमने आर्टिकल देखा था वहाँ पे भी हमने इसको जो है अपने डेली डिस्पैच में लेके आए थे, लेकिन एडिटोरियल में आज पहली बार आया है। महाराष्ट्र में क्या हुआ था कि 8 महीने के अंदर, अप्रैल से नवंबर के अंदर 40 लाख जो है नए वोटर ऐड हो गए थे, और जबकि प्रीवियस डाटा देखा तो पता चला 5 साल के अंदर टोटल 32 लाख हुए। तो कहीं ना कहीं एक चीज़ दिखा रहा है क्या कि ये जो सारी चीज़ है ये कहीं ना कहीं हमारी वोटर आई कार्ड के अंदर जो है कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रहा है, तभी जो है 8 महीने के अंदर 40 लाख लोग आने इम्पॉसिबल है। तो यही यहाँ पे जो है एक क्वेश्चन रेज कर रखा है कि जो क्या एकदम से सडनली पॉपुलेशन बढ़ गई, नहीं, एकदम इलॉजिकल है इसी चीज़ बोलना कि एकदम से जो है 40 लाख पॉपुलेशन हो गई, और जबकि पिछले 5 साल में से 32 लाख जो है लोग ऐड हुए थे वोटर लिस्ट के अंदर। तो यहाँ पे एक चीज़ जो आ रही है समझ में, वो हमारे क्या कि या तो जो आईडी कार्ड हैं वो डुप्लीकेट हो रहे हैं, या जो वोटर्स हैं वो फेक वोटर्स आ रहे हैं। और ये सारी चीज़ हो रही है क्योंकि वेस्ट बंगाल के अंदर इसका खुलासा भी हुआ था, न्यूज़पेपर के अंदर ही हमने देखा था कि वहाँ पे एक ही यूनिक आईडी में बोल रहा हूँ, ये वोटर आई कार्ड, एपिक कार्ड पे जो हमारी आईडी होती है, एक ही कार्ड की आईडी वाले हमें एक से ज़्यादा लोग पाए गए। तो कहीं ना कहीं कुछ हमारे ये जो वोटिंग सिस्टम है इसके अंदर गड़बड़ है। और हमने देखा था बी आर अम्बेडकर जी ने क्या बोला था, सैंक्टिटी ऑफ द बैलेट प्रोसेस, मतलब इस बैलेट प्रोसेस, इस वोटिंग प्रोसेस को हमें प्योर रखना है, फ्री एंड फेयर रखना है। लेकिन यहाँ पे जो महाराष्ट्र का केस हुआ, यहाँ पे जो वेस्ट बंगाल का केस हुआ, यहाँ पे कहीं ना कहीं इस प्योरिटी में डाउटनेस आ रही है। तो इसमें प्योरिटी में डाउटनेस आने का डायरेक्ट मतलब है क्या कि हमारी जो डेमोक्रेसी है, जो हमारा जो की एसेंस है हमारी इंडिया का, वो कहीं ना कहीं डाउट में आ रहा है। यही चीज़ यहाँ पे बता रखी है। अब इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है? देखो प्रॉब्लम हमें पता चल गई। प्रॉब्लम क्या है कि आधार जो हमारा, जिसे यूनिक आईडी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बोल रही थी, वो सच इतनी यूनिक नहीं है, क्योंकि इसकी वजह से प्रॉब्लम्स आ रही है। इसकी वजह से इसको लिंकेज करने की बात हो रही है, क्योंकि इसके अंदर प्रॉब्लम है, जैसे डुप्लीकेशन हो रहा है। महाराष्ट्र का एग्जाम्पल, वेस्ट बंगाल का एग्जाम्पल। तो सॉल्यूशन क्या हो सकता है? एडिटोरियल में सॉल्यूशन बता रखा है, एडिटोरियल में भी बता रखा है, और हमारे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने भी इस चीज़ को बोला कि हमें आधार से लिंक करने की ज़रूरत है हमारे वोटर आई कार्ड को। अगर हमने आधार से लिंक कर दिया तो ये जो डुप्लीकेशन हो रहा है, जो हमने महाराष्ट्र में देखा, जो हमने वेस्ट बंगाल में देखा, इसको कहीं ना कहीं रोका जा सकता है। आधार के अंदर आप सबको पता है कि जब हम आधार बनवाने जाते हैं तो हमारा जो आई का होता है, हमारा जो थंब होता है, हमारे फिंगर इंप्रेशन, हमारा टोटल जो है बायोमेट्रिक ऐड हो जाता है। और ये जो बायोमेट्रिक है ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सिस्टम प्रोवाइड कराता है हमारी इंडियन गवर्नमेंट को भी, कि हम जो है हर चीज़ ट्रेस कर सकते हैं। जैसे आप देखते होंगे कि अब एक स्कीम भी आई थी, एक कुछ चला था जो हम अपने इस डेली डिस्पैच डिस्कशन के अंदर भी लेके आए थे, कि जो है आपको अगर मोबाइल नंबर लेना है या फिर कुछ भी आपको परचेजिंग करनी है तो आप जस्ट अपना थंब इंप्रेशन लगाइए और आपकी परचेजिंग वहाँ से हो जाएगी। तो पूरा एक सिस्टम क्रिएट कर रहा है हमारा ये आधार, और इसी आधार को हम अब यूनिक आईडी बोल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे भी एक प्रॉब्लम है,
क्योंकि ये जो आधार सिस्टम है अगर इसको लिंक कर दिया जाएगा हमारे एपिक कार्ड के साथ, एपिक कार्ड मतलब हमारा जो वोटर आई कार्ड है, ठीक है, वोटर आईडी के साथ अगर इसे लिंक कर दिया गया तो ये जो डुप्लीकेशन है, ये जो प्रॉक्सी जिसे कहते हैं कि वोटर्स होते हैं कि आपके इसके बदले वो उसने लगा दिया, उसके बदले उसने लगा दिया, एक के बदले 3 ने लगा दिया, ऐसे इस एडिटोरियल के अंदर भी ये चीज़ बता रखी है। तो इनको कहीं ना कहीं कर्ब कर दिया जा सकेगा, ठीक है। और तो जो प्रॉक्सी होते हैं उनके उसका अलग एक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की डेफिनेशन है, मैंने जस्ट ऐसे ही बोला था, ठीक है। अब प्रॉब्लम किस लिए क्या आती है इसकी वजह से? देखो प्रॉब्लम सिंपल है, प्रॉब्लम कि आधार लिंक करना इंडिया जैसी कंट्री में जहाँ पे 121 करोड़ से ज़्यादा जो है हमारे भारतीय रहते हैं और जहाँ पे एजुकेशन लेवल इतना कम है, जहाँ पे कनेक्टिविटी इतनी कम है, ये काफ़ी टफ टास्क है, ठीक है। अब वोटर लिस्ट अगर हमें सैंक्टिटी बचानी है, जैसे अंबेडकर जी ने बोला था, तो हमें 100% एफर्ट डाल के लिंक करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे एक और लीगल ट्विस्ट है। वो लीगल ट्विस्ट क्या है? वो लीगल ट्विस्ट है कि हमारा जो लॉ है, अगर हमारी गवर्नमेंट जो है अगर मैंडेटरी कर देती है कि जो आधार कार्ड है उसको लिंक करना ही करना है वोटर आई कार्ड के साथ, तो हमारे जो एक्टिविस्ट हैं वो खड़े हो जाएंगे, फिर से कोर्ट केस करेंगे और फिर बोलेंगे कि मैंडेटरी नहीं, ऑप्शनल होना चाहिए। तो देखो दोनों तरफ से यहाँ पे कहीं ना कहीं एक चीज़ वो दिख रही है हमें क्या, कि एक तरफ यहाँ पे जो है राइट टू स्पीच और वो सारी चीज़ों का जो है हवाला देके इस चीज़ को रोक दिया जाता है। दूसरी चीज़ कि वोटिंग प्रोसीजर में घोटाला है, इसलिए सजेशन दे सकते हैं। मतलब प्रोज माइनस और नेगेटिव पॉजिटिव दोनों चीज़ यहाँ पे हमें दिखाई देती है। चलो हम यहाँ तक रहते हैं, ज़्यादा आगे नहीं बढ़ते, अपने एडिटोरियल तक रहते हैं। लीगल ट्विस्ट क्या है कि आधार जो है वो ऑप्शनल है, मैंडेटरी नहीं है। अगर आप आधार को मैंडेटरी कर देते हैं, लिंकेज करना आधार को हमारे वोटर आई कार्ड के साथ, तो ये एक तरह से इलीगल हो जाएगा। तो इलेक्शन कमीशन इंडिया जो है अब थोड़ा सा दुविधा में फंस जाएगी, कॉन्ड्रम जिसे बोल रखा है। डिफिकल्ट प्रॉब्लम है कि लिंक करे तो करे कैसे, मैंडेटरी कर नहीं सकती, मैंडेटरी करने पे ये इलीगल हो जाएगा क्योंकि हमारा जो कोर्ट है वो खड़ा है वहाँ पे। और अगर नहीं करती है तो वोटिंग प्रोसेस को सैंक्टिटी कैसे प्रोवाइड कराएगी, कैसे पवित्र बनाएगी, कैसे प्योरिटी प्रोवाइड कराएगी, कैसे फ्री एंड फेयरनेस जो है वो इंश्योर करेगी, जैसे हमारे BR अम्बेडकर जी ने बोला था। तो ये हमारी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऊपर जो है प्रॉब्लम है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा ये सारी चीज़ें। अब फाइनल थॉट यहाँ पे क्या दे रखा है? फाइनल यही बता रखा है कि आधार को लिंक करना डेफिनेटली एक सॉल्यूशन है, ठीक है। ये जो फेक वोटिंग होती है ये एक बहुत अच्छा सॉल्यूशन है, क्योंकि यहाँ पे पता ही है कि क्यों ये सारी चीज़ें हो रही है। वोटर ये क्यों 40 लाख वोटर नए हो गए कि लोग क्या करते हैं, वो जो इंक लगाते हैं। अब देखो इंक, हम 21st सेंचुरी में रह रहे हैं, 21st सेंचुरी में रह रहे हैं और इंकिंग वगैरह का सारा खर्चा भी होता है, ठीक है, इसका एक्सपेंडिचर भी होता है। प्लस ये जो इंकिंग है ये ओल्ड मेथड है, इसका सॉल्यूशन लोग लेके आ गए होंगे, कुछ ना कुछ एक केमिकल लेके आए होंगे जिससे जो इंक है वो भी मिट जाती होगी, और मिट जाती है, मैंने भी देखा है, ठीक है। तो ये जो हमारे एडिटोरियल में भी यही चीज़ बता रखी है कि ये जो हमारी इंक होती है वोट करने के बाद उसे जो है मिटा देते हैं और फिर दोबारा लाइन में खड़े होकर वोट कर लेते हैं। तो ये जो आधार वेरिफिकेशन है, क्योंकि बायोमेट्रिक से जुड़ा हुआ है हमारा आधार, अगर लिंक हो गया तो वहाँ पे जस्ट थंब इम्प्रेशन लगाना है और वो एक बार मैच हो गया तो फिर दोबारा आप वोट नहीं दे पाओगे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हमें यहाँ पे बता रखी हैं और ये बहुत अच्छा सॉल्यूशन है अगर हमें जो डुप्लीकेसी है उसको रोकना है तो। लेकिन बिग रिस्क, इसमें एक रिस्क भी है, ये चीज़ देखो मेरे प्यारे बच्चों, इसमें एक रिस्क भी है। रिस्क ये है कि हमने देखा था कि एक झारखंड के अंदर एक जो महिला थी वो उसकी डेथ हो गई हंगर से डेथ हुई थी झारखंड में। विलेज का नाम मेरे को याद नहीं आ रहा। रीज़न वहाँ पे था, द हिंदू के अंदर ही न्यूज़पेपर में आया था, रीज़न वहाँ पे था कि जो आधार है उसके साथ उसका लिंक नहीं हो पाया था, ठीक है। तो उसकी वजह से उसको जो है अनाज नहीं मिल पा रहा था, उसकी वजह से वो भूखी मर गई, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ हमें समझ आती है क्या, कि अगर आधार लिंक नहीं हुआ तो जैसे वहाँ पे झारखंड के अंदर एक महिला की मृत्यु हो गई थी, जैसे उसकी डेथ हो गई थी, वैसे यहाँ पे जो हमारे वोटर्स हैं उनको भी तो रिमूव किया जा सकता है, ठीक है। यही एक की कंसर्न है कि जिसका आधार मैच नहीं हुआ तो वो वोट नहीं दे पाएगा, और वोट क्या है, वोट ही तो हमारी पावर है। तो यही चीज़ यहाँ पे बता रखी है कि जेन्युइन जो वोटर्स हैं उनको भी रॉन्गली जो है वो रिमूव कर दिया जा सकता है, और फिर आधार लिंक नहीं हुआ तो वो जो है इनएलिजिबल हो जाएंगे वोट करने के लिए। तो यहाँ पे जो हमारे राइटर हैं इस एडिटोरियल को लिखने वाले, वो बोलते हैं, उनके पर्सनल व्यू हैं ये, कि जो हमारे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है इनको एक तरह से एक फॉर्मल गारंटी देनी चाहिए, एक शपथ लेनी चाहिए कि अगर हम लिंकिंग भी करेंगे तो भी कोई इशू हो जाता है, तो कोई भी जो एरर आए, चाहे कुछ भी आ जाए, तो कोई भी जो इंडियन सिटीज़न है वो वोट किए बिना नहीं रहेगा। ऐसी करके उन्हें को शपथ लिख के देनी चाहिए। ये एक जो है सॉल्यूशन बता रखा है। बाकी जो मेन इशू है वो आपको समझ आ गया होगा। मेन इशू हमारा यही है
कि जो हमारे जो प्रॉक्सी, ये कह लीजिए कि वोटिंग प्रोसीजर में जो प्रॉब्लम आ रही है हमारे इंडिया के अंदर दिख रही है, हमारा महाराष्ट्र हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, इसका जो एकमात्र सॉल्यूशन दिख रहा है वो क्या, हमारा लिंकिंग। किसको लिंक करना, हमारे आधार को लिंक करना, किससे, हमारी वोटर आईडी से। ये एक बहुत इफेक्टिव सॉल्यूशन है। प्रॉब्लम इसमें क्या क्या है हमने सारी डिस्कस कर ली। आई होप मेरे प्यारे बच्चों आपको समझ आ गया होगा। चलो अब आपके लिए एक टास्क है, पेपर 2 के लिए ये टॉपिक है, इसको लिखो। लिखने के बाद डिस्कशन ग्रुप में जो है थोड़ा सा डिस्कस करो, थोड़ा सा शेयर करो, क्योंकि नॉलेज जब बांटोगे तभी नॉलेज बढ़ेगी। ऐसा नहीं है कि आप अकेले रहोगे, क्योंकि खूब सारे बच्चे ऐसे हैं जो दूर दराज गाँव में रह के अपने घर में अकेले रह के जो है पढ़ाई करते हैं। उनके लिए ये जो हमारा डिस्कशन ग्रुप है ये बहुत एक तरह से कह लीजिए आपके लिए कि एक सक्सेस का जो की है वो साबित हो सकता है, क्योंकि डिस्कशन करने से कुछ नई नॉलेज आती है। तो डिस्कशन कीजिए, अपने ऐसे राइटिंग लिखिए वहाँ पे, लिखने के बाद जो है इवैल्यूएट करवाइए बच्चों से। आप भी दूसरे बच्चों के जो इवैल्यूएट कीजिए, ताकि आपकी नॉलेज भी बढ़े और बच्चों की भी नॉलेज बढ़े। तो चलो डिस्कशन ग्रुप में जाना कैसे, अब आप ये पूछेंगे। तो देखिए ये जो डिस्क्रिप्शन है, इसका डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो 2 लिंक प्रोवाइड करा रखे हैं। एक है टेलीग्राम ग्रुप का, जिसके अंदर ये जो पीडीएफ आप देख रहे हैं, जिस पे मैं आपको समझा रहा हूँ, ये पीडीएफ मॉर्निंग में ही आ जाती है, और उसी के ऊपर सारी चीज़ हमारी रहती है, अपडेट वगैरह रहती है, कोई भी मटेरियल आता है सब उस पर आ जाता है। और बाकी जो आपका डिस्कशन ग्रुप है, वो दूसरा जो लिंक है वो डिस्कशन ग्रुप का है, जहाँ पे जो है आप अपने ऐसे राइटिंग वगैरह शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो आगे चलते हैं। FCRA, ठीक है, पहले FCRA की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। ठीक है, फुल फॉर्म चलो देखेंगे। फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, ये है FCRA की फुल फॉर्म। FCRA क्या चीज़ है, देखो FCRA क्या है कि अब आप इंडिया में रहते हैं, ठीक है, यहाँ पे खूब सारे NGOs भी हैं, यहाँ पे खूब सारी कंपनीज भी हैं, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन मेनली NGOs को आप टारगेट कीजिए। लेट्स से जो हमारा NGO है ये जो है USA से फंड लेता है, USA से फंड लेता है, ठीक है, USA से फंड लेता है। अब जो USA है जहाँ से इसको फंड आता है, पता नहीं किस एजेंसी से आता होगा, किसी चर्च से आता है, ये जस्ट एक एग्जांपल है, इसको आप हाइपोथेटिकल एग्जांपल है, सीरियसली मत लीजिएगा, जस्ट आपको समझाने के लिए। ठीक है, अब USA से फंड आता है NGO के अंदर। अब NGO क्या करता है कि एनवायरनमेंट के नाम पे जो इंडिया के अंदर डेवलपमेंट हो रही है उसको रोकता है, क्योंकि देखो एनवायरनमेंट के नाम पे डेवलपमेंट को रोकना है तो US की कंट्री में रोकिए, वहाँ पे तो सबसे ज़्यादा एनवायरनमेंट के साथ जो खिलवाड़ होता है, ग्रीन वॉशिंग होती है। अब ग्रीन वॉशिंग का कॉन्सेप्ट भी पता होगा आपको, मैंने आपके साथ डिस्कस करा था, आपके एग्जाम में भी आया था। ठीक है, ये जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, अभी मैंने आज ही मेरा रिसर्च पेपर जो है वेस्ट मैनेजमेंट ऊपर है, आज ही मैंने थोड़ा सा और रिसर्च करा तो पता चला कि ये जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, ये जो जितना जो है हमारी आंखों के सामने जो है हरा भरा होने की जो है वो करती हैं, कोशिश करती हैं, तो कहीं ना कहीं इसके पीछे एक रीज़न है क्या, कि ये जो जितना भी इनका वेस्ट होता है, ठीक है, वेस्ट तो होता है इनके यहाँ पे, ये डंप कर देती है कहाँ पे, ये जो अफ्रीकन की पुअर कंट्रीज़ है, नाइजीरिया जैसी कंट्री है यहाँ पे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये वेस्ट कॉलोनाइजेशन, एक कॉन्सेप्ट को यूज़ किया गया था, वेस्ट कॉलोनाइजेशन। जैसे कॉलोनिज्म था, अब अंग्रेज क्या कर रहे हैं, अंग्रेज, मैं तो अंग्रेज ही बोलता हूँ, तो जो ये जो लोग हैं गोरे दिखते हैं और बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं, तो ये क्या कर रहे हैं बेसिकली, अपना जो वेस्ट है अब जो पुअर कंट्रीज़ में भेज रहे हैं, कि अब ट्रीट करवाने के लिए नहीं, जस्ट डंप कर रहे हैं, वेस्ट डंपिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो ये रिसर्च पेपर का था, तो लेकिन कहने की बात यही है कि जो ये जो डेवलप्ड कंट्री के जो लोग हैं, ये क्या करते हैं कि इनडायरेक्टली जो है इन्फ्लुएंस करते हैं इंडिया के अंदर की चीज़ें। ठीक है, इंडिया के अंदर इनस्टेबिलिटी लेके आते हैं थ्रू NGOs वगैरह। सारे NGOs नहीं होते, कुछ कुछ NGOs होते हैं। तो गवर्नमेंट क्या करती है, इन पे पकड़ बनाने के लिए कहाँ से फंडिंग आ रही, कहाँ से नहीं आ रही, इसके दोनों पॉइंट है, इसके प्लस भी है, इसके नेगेटिव भी है, इसके पॉजिटिव भी है। मैंने जस्ट आपसे नेगेटिव डायमेंशन जो है डिस्कस करा है। अब यहाँ पे फ्रीडम ऑफ स्पीच, ये सारी चीज़ें जो है, वेलफेयर एक्टिविटी भी करते हैं NGOs, तो वो कहीं ना कहीं कर्ब हो जाती है इसी चीज़ से। दोनों चीज़ होती है, तो दोनों चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ ये चीज़ कि जैसे आप ले लीजिए तमिलनाडु वगैरह के अंदर, यहाँ पे वेदांता वगैरह ये कंपनी है, ये डेवलपमेंट लेके आ रही है, नई नई जो है इंडस्ट्री लेके आ रही है, डेवलपमेंट होगी, इंडिया डेवलप्ड कंट्री बनेगा। लेकिन ये जो NGOs हैं वहाँ पे प्रोटेस्ट करते हैं। जैसे बुलेट ट्रेन आ रही थी यहाँ पे जो है, हमारे बुलेट ट्रेन आने की वजह से जो है काफ़ी पेड़ काटे जा रहे थे। तो पेड़ काटना अच्छी बात नहीं होती, लेकिन डेवलपमेंट के लिए कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ता है। ठीक है, तो ये जो NGOs है कहीं ना कहीं उस डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ को रोकते हैं। प्लस इसके साथ कि ये काम क्या करते हैं NGOs, ये जो है धर्म परिवर्तन का काम करते हैं, जैसे ट्राइबल एरियाज़ के अंदर जाके वहाँ पे क्रिश्चियन बना देते हैं, ऐसे ऐसे काम करते हैं। ये सारी चीज़ें होती हैं और न्यूज़पेपर के अंदर ये आती रहती हैं, कोई अतिशोक्ति नहीं है, कुछ मैं ज़्यादा नहीं बोल रहा हूँ। ठीक है, तो ये सारे काम करते हैं। इनको रोकने के लिए एक एक्ट आया, क्या,
एफसीआरए इनको रोकने के लिए आया ना, बस ये जो है कि फॉरेन कंट्रीब्यूशन जो आ रहा है, जिन भी एंटिटीज़ के पास आ रहा है फॉरेन कंट्रीब्यूशन, उसको कैसे रोकें, उसको कैसे मैनेज करें, उसके लिए है। अभी न्यूज़पेपर के अंदर आया था क्या कि जो जितने भी फॉरेन फंड रिसीव कर रहे हैं प्रायर परमिशन रूट से, उनका ये जो प्रायर परमिशन है 4 साल के लिए वैलिड होगा। प्लस एक चीज़ और कि जिन्होंने कंट्रीब्यूशन जो है जो रिसीविंग टाइम है ये अब 3 साल हो चुका है, और रिसीव करने के बाद उस फंड को जो यूज़ करना है वो 4 साल के अंदर अंदर करना है। तो ये कुछ टाइमलाइन दे रखी है एफसीआरए के अंदर कि फंड किससे कहाँ कितना जो है वो करना है। सारी चीज़ समझ आ गई होगी, थोड़ा सा इसको देख लेना, ठीक है। उसके बाद हमारा कर्तव्य बनता है कि हम जो है इस एक्ट को थोड़ा सा देखें, क्योंकि ये एक्ट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है डेफिनेटली। ये सुर्खियों में रहता है, एडिटोरियल के अंदर भी आता रहता है। इसको जो फ्री स्पीच राइटर्स हैं इसको यूज़ करते हैं कि भाई ये जो है फ्री स्पीच को कर्ब करने के लिए जो है यूज़ करती है हमारी गवर्नमेंट। तो ये सारी चीज़ आर्ग्यूमेंट चलते रहते हैं, लेकिन हमें थोड़ा सा इसके बारे में भी जानना चाहिए, ठीक है। ये जो एक्ट है ये हमारा जो 2010 का एक्ट है एफसीआरए का, जिसका नाम न्यूज़पेपर के अंदर आया था, ये अमेंड हुआ था हमारा 2020 के अंदर। अमेंड के अंदर क्या करा था कि जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन जो रिसीव कर रहे हैं, ठीक है, जिसने रिसीव करा, अब वो फॉरेन कंट्रीब्यूशन को ट्रांसफ़र नहीं कर सकता, ना किसी इंडिविजुअल को, ना किसी एसोसिएशन को, ना किसी रजिस्टर्ड कंपनी को, ठीक है। मतलब क्या कि गवर्नमेंट से ट्रेस रखना चाहती है कि कहाँ पे कंट्रीब्यूशन आ रहा है, कहाँ पे नहीं आ रहा। मैं यहाँ पे पॉजिटिव बताऊंगा आपको गवर्नमेंट की, नेगेटिव जानने के लिए अभी इसमें जस्ट हमें तो वो देखना है, ठीक है। ये हो गया हमारा प्रोहिबिशन ऑफ ट्रांसफ़र, कि किसी को ट्रांसफ़र ना करे, जिसके पास आया, जिस एनजीओ के पास आया, जिस भी उसके पास आया फॉरेन कंट्रीब्यूशन, जिसने परमिशन ले रखी है उसके पास रहे, उससे आगे ना जाए फंड, ठीक है। सब जिसके पास फंड आ रहा है उसके पास आधार कार्ड होना चाहिए, मैंडेटरी है। आधार कार्ड नहीं है तो पासपोर्ट ओसीआई कार्ड होना चाहिए। प्लस ये जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन आएगा ये एक पर्टिकुलर डेजिग्नेटेड अकाउंट के अंदर होना चाहिए, जो भी एसबीआई बैंक में रहेगा नई दिल्ली, ठीक है। अब कितना जो फंड आ रखा है, लेट्स से कि 100 करोड़ रुपए फंड आ गया यूएसए से, अब इस 100 करोड़ का जो है सिर्फ 20% जो है आप एडमिनिस्ट्रेटिव उसके अंदर खर्चा कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि 100 करोड़ का 100 करोड़ जो है बोला कि एडमिनिस्ट्रेटिव उसमें खर्चा कर दिया, नहीं, सिर्फ 20 करोड़ जो है अब लिमिट लगा दी। लाइसेंस वगैरह जो ले रखा है वो एक्सपायर होगा, रिन्यूअल करवाना पड़ेगा। सस्पेंशन एक्सटेंशन कर सकते हैं कि लेट्स से कि जो है रजिस्ट्रेशन आपने करवा लिया, उसके बाद रजिस्ट्रेशन को सस्पेंड भी कर सकते हैं। 180 डेज़ का पीरियड है, और ये 180 डेज़ का पीरियड एडिशन भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद आपने अगर सर्टिफिकेट ले लिया रिसीव करने के लिए, तो अगर आप सरेंडर करना चाहो तो आप भी सरेंडर कर सकते हो। प्लस यूटिलाइजेशन पे रिस्ट्रिक्शन क्या क्या है वो हमने ऑलरेडी यहाँ पे डिस्कस कर ली। तो ये टोटल था हमारा एफसीआरए का। समझ आ गया होगा पर्पस क्या है, पर्पस समझना चाहिए, और क्या क्या इसके अंदर है हमारी चीज़ें, वो सारी चीज़ 2 स्टेटमेंट देने के बाद हमें आंसर करना आना चाहिए। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 1 मेरे प्यारे बच्चों। आंसर करो कमेंट बॉक्स के अंदर, थोड़ा कमेंट करा करो, थोड़ा सा मुझे भी अच्छा लगता है आप लोग कमेंट करते हैं। कमेंट नहीं करते, जस्ट सुन के चले जाते हैं, तो थोड़ा सा लगता है कि भाई शायद मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ, या फिर मैं जो है अच्छे से डिस्कस नहीं कर रहा। आपको भी थोड़ा सा कमेंट करना चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं हमारा ये जो आर्टिकल है एफसीआरए वाला, इसको हम जो है यूज़ भी कर सकते हैं हमारे फ्रीडम ऑफ स्पीच जैसे आर्टिकल्स के अंदर। फ्रीडम ऑफ स्पीच हो गया या एनजीओ से रिलेटेड कोई आ जाता है, तो वहाँ पे इस एक्ट्स वगैरह को हम यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा तो हमने डिस्कस कर ही लिया, और बाकी जब एडिटोरियल में आएगा तो वहाँ कर लेंगे। रियाज अहमदुल्ला, ठीक है। रियाज अहमदुल्ला कौन है? देखो अभी आपको पता होगा हमारे जो मोदी जी हैं श्रीलंका गए थे, उसके बाद बांग्लादेश भी गए थे, ठीक है। तो बांग्लादेश के साथ हमारे जो रिलेशन है अभी थोड़ा सा जो है डगमगा रहे हैं। आपको पता है कि वहाँ पे तख्ता पलट हो गया। पहले शेख हसीना जी थी, उनको जो है भागना पड़ा बांग्लादेश छोड़ के, और वहाँ पे जो है अब यूनुस आ चुके हैं। तो यूनुस जी के साथ हमारे जो रिलेशन है कुछ इतने अच्छे नहीं थे, लेकिन अब हमारे मोदी जी वहाँ पे गए हैं, प्रधानमंत्री जी, तो वहाँ पे जाने के बाद जो है उनके साथ थोड़ा रिलेशन हमारे अच्छे हो गए हैं। तो ये जो हमारे पॉजिटिव रिलेशन हुए हैं, इसी का रिजल्ट निकला क्या, रियाज अहमदुल्ला जो हैं हमारे इंडिया के अंदर बांग्लादेश हाई कमिश्नर जो है नियुक्त हो गए हैं। तो ये नई अपॉइंटमेंट हुई है। अपॉइंटमेंट एज सच इम्पॉर्टेंट तो होती ही है डेफिनेटली एग्ज़ाम्स के लिए, लेकिन यहाँ पे जो इंडिया बांग्लादेश का कभी कुछ आ जाता है तो ये पॉजिटिव्स में आप लिख सकते हैं कि हमारे जो रिलेशंस हैं ऑल्सो थोड़ा सा डगमगा गए थे, लेकिन अभी जो है ठीक हो रहे हैं, जिसका ये एक रिफ्लेक्शन देखने को मिल रहा है हमें, ठीक है। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, कमेंट करो। नेक्स्ट चलते हैं इंडियन स्पेस सिंपोजियम। देखो अभी आपको पता होना चाहिए कि जो स्पेस है ये धीरे धीरे मिलिटराइज हो रहा है, ठीक है। अब डायरेक्टली तो हम इस चीज़ को नहीं बोल सकते, लेकिन हमारा सारी कंट्री जैसे शक्ति हमारी वो मिसाइल हो गई जो
एंटी जो थी सैटेलाइट्स, वो वाली मिसाइल हमने बनाई थी डायरेक्ट सैटेलाइट को जाकर अटैक करेगी। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो कहीं ना कहीं इशारा कर रही है क्या कि डिफेंस मिलिटराइजेशन हो रहा है, ठीक है। अब ये हो रहा है तो हमारी जो स्ट्रेटेजी है वो होना चाहिए, हमारा जो मिलिट्री स्पेस जो डॉक्ट्रिन है वो तैयार होना चाहिए। तो उसी के लिए जो है हमारे सीडीए सर ने, जो हमारे अनिल चौहान जी हैं, उन्होंने अभी एक मीटिंग करी थी। ये थर्ड जो था हमारा सिंपोजियम था, इसके अंदर बेसिकली मिलिट्री स्पेस पॉलिसी के ऊपर चर्चा की गई। ये जो स्पेस कल्चर चल रहा है इसमें डॉक्ट्रिन, रिसर्च और डेडिकेटेड वारफेयर स्कूल होना चाहिए, इन सब चीज़ के ऊपर चर्चा की गई है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ डिसाइड हुई कि 52 सैटेलाइट जो है वो अप्रूव्ड करेंगे, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर पार्टनरशिप भी है, प्राइवेट प्लेयर्स भी रहेंगे, हमारे इसरो वाले भी रहेंगे। तो कहीं ना कहीं ये टोटल मिला के प्राइवेट और पब्लिक दोनों का इनिशिएटिव रहेगा हमारे स्पेस को सिक्योर बनाने के लिए। इंटीग्रेटेड सैटेलाइट कम्युनिकेशन ग्रिड हम बनाएंगे वहाँ पे, स्टेट हो गया, नॉन स्टेट हो गया, उनके थ्रेट से हम बचेंगे। ये सारी चीज़ें बेसिकली वहाँ पे डिस्कस की गई। थोड़ा डिस्कशन पता होना चाहिए क्या हुआ, क्योंकि एमसीक्यूज वहाँ से आ गया तो थोड़ा सा भारी हो जाएगा आंसर करने के लिए, जो मैंने दे रखा है ऑलरेडी, ठीक है। तो आपको समझ आ गया होगा कि हमारा जो सिंपोजियम हुआ था इसके अंदर जो मेन टॉपिक था, मेन थीम थी वो क्या, हमारा स्पेस मिलिटराइजेशन, ठीक है। उसको थोड़ा सा याद रखना। प्लस ये जो हमारे इंटीग्रेटेड सैटेलाइट कॉम्बिनेशन ग्रिड लगाई, वहाँ 52 सैटेलाइट लगाई, ये सारी चीज़ें प्राइवेट प्लेयर है, इसरो वगैरह, ये सारे लोग मिलके कर रहे हैं, तो ये सारा पता होना चाहिए। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 मेरे प्यारे बच्चों, आंसर करो। नेक्स्ट है हमारा ब्लैक डेज। देखो ये जो ब्लैक डे है हमारे इकोनॉमी वाले पार्ट में आया था द हिंदू के। ऑल्थो ये जो है एज सच इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पे जो है मैच द फॉलोइंग करके आ सकता है, या फिर कभी कुछ आ सकता है यहाँ से। तो उसी लिए बस इतना सा हमें पढ़ना था कि देखो जो हमारा 1929 का, जिसे हम वो भी कहते हैं ग्रेट डिप्रेशन, वॉल स्ट्रीट जो क्रैश हुआ था, उसको क्या कहते हैं हम, उसको कहते हैं हम ब्लैक ट्यूसडे, ठीक है। ये है ना ब्लैक ट्यूसडे। ये मैंने मैच द फॉलोइंग वैसे दे रखा है, लेकिन सारे इसके सामने वाले ही इसके आंसर है। तो ब्लैक ट्यूसडे किसके नाम से जाना जाता है, ब्लैक जो वॉल स्ट्रीट क्रैश हुआ था, ग्रेट डिप्रेशन आया था, उसको ब्लैक ट्यूसडे के नाम से जाना जाता है। वैसे ही ग्लोबल मार्केट क्रैश हुआ था, ब्लैक मंडे के नाम से जाना जाता है। स्टारलिंक क्राइसिस आए थे, ब्लैक वेडनेसडे के नाम से जाना जाता है। और ये वाला तो चलो छोड़ दो, थर्सडे वाला, ये जस्ट उससे ग्रेट डिप्रेशन से पहले जो पैनिक करके सेल कर देते हैं ना लोग, तो उसको कहते हैं ब्लैक थर्सडे। जैसे कोरोना टाइम में मैंने भी थोड़ा सा सेल कर दिया था पैनिक में होके, तो मेरे लिए वो था ब्लैक टाइम। तो चलो ये ठीक है। अब ये देखो, ये हमारा जो हुआ था यूएस में गोल्ड मार्केट कोलैप्स हुआ था, उसको हम ब्लैक फ्राइडे के नाम से जानते हैं। तो जस्ट आपको 2-3 को याद रखना है, ताकि कभी कुछ आ जाता है स्पेशली इंपॉर्टेंट वाला, जैसे हमारा वॉल स्ट्रीट क्रैश हुआ था वो वाला याद होना चाहिए। स्टारलिंक क्राइसिस को कौन से डे के नाम से जाना जाता है। 1-2 रहेगा तो कभी 1 लाइनर वाले क्वेश्चन आ गए तो उसको भी हम छोड़ेंगे नहीं, वो भी हमारे कवर हो जाएंगे, ठीक है। ये तो अब कमेंट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैंने ऑलरेडी बता दिया। नेक्स्ट चलें। नेक्स्ट है हमारा कॉप थंडर। देखो ये जो हमारी अभी जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हुई है, हमारी बोल रहा हूँ, वैसे हमारी तो थी नहीं, फिलीपींस और यूएसए एयरफोर्स की हुई है। देखो आपको पता होगा 9-9 क्या है कि चाइना जो है इस पर्टिकुलर एरिया को हमारे साउथ चाइना सी में क्लेम करता है, जिसके अंदर वो पार्सल आइलैंड वगैरह सारे आते हैं। तो फिलीपींस जो है वो कहीं ना कहीं चाइना से भिड़ता रहता है। और यहाँ पे फिलीपींस आपको पता ही है, चाइना और यूएसए कितने जो है घोर जो है वो है मित्र कह लो या फिर कह लो एनिमी, एक ही बात है वैसे तो इसकी वजह से जो है फिलीपींस जो है यूएसए के साथ टाई अप वगैरह करके रखता है। अब ये जो है मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहा है, और इस मिलिट्री एक्सरसाइज का नाम थोड़ा सा बस याद रखना हमें, कोप थंडर। थोड़ा बहुत इंटरनेशनल रिलेशन थोड़ा मज़ेदार होते हैं काफ़ी समझने, तो उनके बारे में थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए कि भाई कौन क्या क्या चीज़ें कर रहा है। तो ये हो गया हमारा कॉप थंडर। हम नहीं थे इसके अंदर, ये हमारा फिलीपींस था और यूएसए था, बस इतना थोड़ा सा याद रखना। बाकी वही सारी चीज़ें बता रखी हैं जो हमें पता है ऑलरेडी। क्वेश्चन नंबर ये शायद 4 है हमारा प्यारे बच्चों, तीसरा मैंने बता ही दिया था, नहीं 4 ही है, हाँ 4 है, 5 वो था जो उसको हटा दिया मैंने, ठीक है। इसको भी कमेंट करो कमेंट बॉक्स के अंदर, देखो तुम्हें आता है या नहीं आता। नेक्स्ट चलते हैं, कल के एमसीक्यूज देख लेते हैं, चलो ठीक है। पाक स्टेट। देखो ये जो पाक स्टेट है हमारा, आपको पता होना चाहिए, ये इंडिया और श्रीलंका के बीच में है, ठीक है। ये इंडिया और पाकिस्तान के बीच में नहीं है, कई लोग पाक देख के पाक में ही जो है वो घुस जाते हैं। अब थोड़ा सा इसके बाद स्टेटमेंट देख लो, यहाँ पे बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। करेक्ट को देखना मतलब 3 इनकरेक्ट है, बहुत ईजी है फिर तो। इट कनेक्ट्स द गल्फ ऑफ मन्नार एंड अरेबियन सी। देखो गल्फ ऑफ मन्नार तो हमारा इधर की साइड है, ये हमारा प्यारा भारत हो गया, ठीक है, ये हमारा श्रीलंका हो गया, ठीक है। यहाँ पे कहीं गल्फ ऑफ मन्नार है, ठीक है।
ये तो नहीं है सही, क्योंकि अरेबियन सी तो हमारा यहाँ पे है, ये इधर से कहीं चले जाते हैं, ये ऐसे करके आ जाता है, यहाँ पे ये अरेबियन सी है, ठीक है। अरे ये तो गल्फ ऑफ पर्शियन गल्फ है, ये है हमारा अरेबियन सी, ये आता है हमारा पर्शियन गल्फ में, ये आ जाता है हमारा अरेबियन सी में, ठीक है। अरेबियन सी तो यहाँ पे है, तो ये यहाँ पे कहाँ से कनेक्शन बिठा रहे हैं, ये गलत है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं एडम ब्रिज, जो हमारे रामजी वाला ब्रिज था, राम ब्रिज, रन अक्रॉस द पार्क स्टेट एंड कॉम्प्राइज अ चेन ऑफ लाइमस्टोन शोल बिटवीन धंधु सुकोड़ी एंड मन्नार आइलैंड। नहीं पता, एग्जैक्टली नहीं पता, ये कहाँ से याद रहेगा धंधु कोड़ी और मन्नार आइलैंड कहाँ था। पार्क स्टेट तो पता है इधर की साइड ही है, लेकिन ये नहीं पता। नेक्स्ट देख लेते हैं, इट फॉर्म्स द ईस्टर्न बाउंड्री ऑफ लक्षद्वीप। लक्षद्वीप यहाँ पे है, ये यहाँ पे है, कहाँ से कनेक्शन है, कोई कनेक्शन नहीं है। इट इज़ अ नैरो स्टेट बिटवीन केरला, केरला इधर की साइड है, ये हमारा तमिलनाडु है, कहाँ से, ये भी गलत है, मतलब बी आंसर हो गया हमारा, ठीक है। तो थोड़ा सा लॉजिक लगाया करो, थोड़ा सा दिमाग लगाया करो, एज इट इज रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, समझ आता है तो हो जाता है, ठीक है। हमारा बी आंसर है इसका। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा त्रिरत्ना। हमने कल शायद कुछ देखा था बुद्धिज़्म, अशोका कुछ देखा था, ऐसा मुझे याद आ रहा है। तो बुद्धिज़्म के जो 3 ज्वेल्स हैं, उसके अंदर बुद्धा है, धम्मा है, संगा है, मोक्षा नहीं है, ठीक है। तो हमारा डी आंसर हो गया इसका। तो आई होप मेरे प्यारे बच्चों आपको समझ आ गया होगा कि इतना भी ज़्यादा टफ नहीं है इनको आंसर करना, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है, थोड़ा सा उजागर रहना है, थोड़ा सा अवेयर रहना है कि भाई क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता, थोड़ा सा दिमाग चलाना है अपना, बस इतना ही ईजी है। चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही है। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलना। थैंक यू सो मच फॉर टुडे डिस्कशन। कल फिर मिलते हैं।